नमस्कार, मैं वेद महाजन योगा एंड आयुर्वेदा साइंस चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके आपके साथ जल नीति साझा करने के लिए मौका दिया। जल नीति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है जो कि हमारे कपाल में जो नेजल कैविटी होती है उसकी क्लेंजिंग करती है। इससे बहुत से बेनिफिट है हमें। ईएनटी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इससे दूर होती है। आंखों में रोशनी बढ़ती, आंखों की रोशनी बढ़ती है, कानों का बहरापन दूर होता है, कानों में कई बार tinnitus की आवाज़ आती है लोगों को, वो ठीक होती है। नज़ला, जुकाम, एलर्जी, अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम इससे दूर होती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी इससे ठीक होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर पानी। 1 चम्मच उसमें आपने सेंधा नमक मिलाना, उसको गुनगुना गर्म करना। ये मैंने पानी गर्म किया हुआ है, इसमें पानी डालना आपने। ये मेथी पॉट होता है, इसमें पानी डालना और आपने आधा लीटर पानी जो है वो एक नॉस्ट्रिल एक साइड से निकालना, आधा लीटर दूसरी साइड से निकालना। अब उसके लिए आपको क्या करना है, कागासन में बैठना है। अब मेरे को देखना है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। जो वाला स्वर चल रहा है उस साइड से मेरे को स्टार्ट करना है इसको। अब मेरा ये वाला स्वर चल रहा है तो मेरे को इस साइड से स्टार्ट करना है इसको। उसके लिए मेरे को ऐसे करके ये वाला घुटना थोड़ा ऊपर रखना, ये वाला नीचे करके ऐसे हाथ रखना और इस साइड से इसको 20 को इस नॉस्ट्रिल में डाल देना और थोड़ा सा टिल्ट करना इधर से, गर्दन थोड़ी ऐसे करनी है और ये अपने आप बाहर निकल जाएगा। इसमें आपने थ्रू आउट ये ध्यान रखना है कि सांस आपको मुंह से लेनी है, नाक से सांस नहीं लेनी है। तो मैं शुरू करती हूँ। ऐसे ही आपने पूरा लोटा जो है वो इधर से निकालना है। टाइम के अभाव के कारण मैं आपको पूरा नहीं करके दिखा रही हूँ। अब क्या करना है, आपने दूसरी नॉस्ट्रिल से डालना है। आधा लोटा जो है वो दूसरी नॉस्ट्रिल। अब जब आप पूरा 1 लीटर पानी निकाल लेंगे, कुछ पानी आपके अंदर रह जाएगा। उस पानी को आपने निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो अंदर रह जाता है तो वो सिर दर्द वगैरह प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो उसके लिए आपको कपालभाति करना, जोर जोर से ऐसे ही बैठे हुआ जोर जोर से सांस को बाहर। तो ब्लीडिंग होती है नोज से या जिनका नोज ब्लॉक्ड है उनको ये नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं योगा एंड आयुर्वेद साइंस में। आज हम जानेंगे शीर्षासन की विधि, लाभ और कुछ सावधानियां। सबसे पहले हम लोग विधि जानेंगे। वीडियो देखने से पहले हमारा वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आइए हम लोग सबसे पहले विधि जान लेते हैं शीर्षासन की। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले हाथों में इस तरह लॉक लगाएं, फिर इस तरह बैठ जाएं, सिर को इसमें लगाएं, हाथों से लगाकर फिर अपने पैरों को ऐसे करें, फिर पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, फिर बिल्कुल सीधा पैर कर लें। दोस्तों, आप सभी को विधि समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ शीर्षासन के बारे में। शीर्षासन मतलब होता है सिर का आसन, मतलब सर का आसन। ये सर से लेके पूरे पैर के अंगूठे तक का आसन हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग किंग ऑफ योगा भी कहते हैं।
ये बहुत सारे योगाओं का समझ लीजिए किंग है ये। इससे आपके अनेकों फायदे होते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इसके फायदे या लाभ जान लेते हैं। इसके सबसे कुछ बहुत ज्यादा लाभ, इसके पूरे शरीर में लाभ होता है। सबसे पहले इससे कि आपकी रोशनी मेंटेन होती है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है। अगर जिसका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो भी जल्दी ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ आपको अगर कहीं ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है तो वो भी मेंटेन करता है। आपकी लर्निंग पावर बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है और अनेकों फायदे हैं। और हम लोग जान लेते हैं इसके कुछ सावधानियां। शीर्षासन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहले कुछ समय के लिए करिए, ज्यादा पहले थोड़े समय के लिए करिए, फिर धीरे धीरे अपना समय बढ़ाइए। उसके साथ साथ आप इसको किसी योगा ट्रेनर के अंडर में रह के करें। उसके साथ साथ अगर जिसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो इस शीर्षासन योगा को ना करें, और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी ना करें। नमस्कार, मैं हूं कंचन और आज मैं आपको योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नौली क्रिया करके दिखाऊंगी। नौली एक प्रकार की क्रिया होती है जिसको कि पेट के माध्यम से किया जाता है। इसको करने से हमारी पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती है तथा पेट के रोगों को ठीक करने में ये क्रिया हमें मदद करती है। इसका अभ्यास करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ विधियां होती हैं और कुछ सावधानियां होती हैं जो हमें बरतनी होती है। तो मैं आपको उन सभी के बारे में बताऊंगी। इस क्रिया को करने की विधि है कि आपको सीधा खड़े होके दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप रखना है। उसके बाद थोड़ा सा नी को बेंड करते हुए थोड़ा सा आगे फ्रंट की तरफ झुकना है और बाह्य कुंभक के साथ ब्रीथ को पूरा आउट करके उद्यान बंद के साथ पेट में आपको गतिविधि करनी होती है श्वास रोक के। इसके लाभ हैं कि यह हमारे पेट की चर्बी को कम करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमारे पाचन को सुधारता है। इसको नहीं करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, हृदय रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। हर्निया से जिनको प्रॉब्लम है हर्निया की उसको नहीं करना चाहिए और पेट का ऑपरेशन जिनका हुआ है वो इसका अभ्यास ना करें। आइए मैं आपको अब इस क्रिया को एक बार करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से इस क्रिया को किया जाता है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आंचल मौर्य है। मैं यूपी के वाराणसी से हूँ। योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को जल कपालभाति के बारे में बताना चाहती हूँ। जल कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसमें सबसे पहले हम इसकी विधि जानेंगे कि हम किस प्रकार से जल कपालभाति करते हैं। पहले हम पानी लेंगे, 1 लोटे पानी लेंगे, फिर उसके बाद उसको गर्म करेंगे, उसमें नमक डालेंगे। जिस प्रकार हम अपने खाने में डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, वैसे ही डालते हैं नमक पानी में हम। जब पानी गर्म हो जाए, याद रखें ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाके हमारे नाक की कोशिकाओं में लगता है ये अंदर से। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसके लाभ क्या है? इसके लाभ ये हैं कि जब हमें जैसे कि सर्दी जुकाम हो जाता है, कई लोगों को तो ऐसा देखा जाता है कि सर्दी जुकाम जैसे हमेशा बना रहता है, उनका जल्दी जाता नहीं है, उनको इन सब क्रियाओं को जल कपालभाति करना चाहिए हमेशा। जैसे कि एक बार और इसके फ़ायदे ये भी है कि एक दिन में एक बार हम करते हैं तो ये दिन भर हमें ताजगी प्रदान करती है, हमेशा हमें ताज़ा महसूस होता है। और इससे करने से यदि हम डेली इसका यूज़ करते हैं तो इससे हमारी यौनावस्था बनी रहती है लंबे टाइम तक। तो फ्रेंड, इसकी सावधानियाँ भी इसी के साथ जान लेते हैं। जब भी हम इसको पानी गर्म करने जाएं तो हल्का ही गर्म करें, ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए, ताकि हमारे नाक की कोशिकाएं जल न जाएं। और फिर नमक का प्रयोग हम ध्यान दें कि ज़्यादा और कम न हो। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको यह क्रिया करके दिखाती हूँ।
कि ये क्रिया किस प्रकार से आपको करनी है। पानी को लेके सांस के थ्रू यहाँ गले पे रोकेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही नाक से मुंह में पानी लेंगे और फिर नाक से छोड़ेंगे पानी को। सांस के थ्रू ही इसको छोड़ना है नाक से, ठीक है। इस प्रकार करने से हम जल कपालभाति करने के बाद फिर उसके बाद इस प्रकार कर लेंगे ताकि जो भी हमारे नाक में जैसे पानी वगैरह लगा हो सब साफ हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली राजावत, पीजी फ्रॉम योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग। और आज हम आपको योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्वांगासन करना सिखाएंगे। तो आइए जानते हैं सर्वांगासन की विधि, लाभ और सावधानी के बारे में। सीधे लेट जाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, उन्हें श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों का सहारा लेते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। घुटनी को कंठकूप से लगाएंगे और अपनी दृष्टि को अपने पैरों के अंगूठे पर टिकाएंगे। इस आसन के माध्यम से हमारे शरीर की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, सबसे उचित मात्रा में हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। इसी भावना के साथ करेंगे कि हमारा शरीर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ, सुदृढ़ और मजबूत बन रहा है। दोनों हाथों को नीचे टिकाएंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाएंगे। श्वास भरेंगे और श्वास को पूरा छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को भूमि पर टिकाएंगे। इस आसन के पश्चात मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। पद्मासन लगाएंगे और अपनी हथेलियों का सहारा लेते हुए अपनी गर्दन को उठाएंगे और दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जितना समय हमने सर्वांगासन में लगाया है उसका आधा समय मत्स्यासन में लगाया है। इस आसन से सर्वांगासन के पश्चात जो हमारी स्पाइनल कोड में जो भी गैप आया है, जो भी हमारे कमर में जो भी दर्द आया है वो ठीक हो जाएगा। पुनः स्थिति में आएंगे, दोनों हथेली का सहारा लेकर रखेंगे, पद्मासन को खोलेंगे। लाभ, सर्वांगासन में वैसे तो नॉर्मली हमारे ब्लड का फ्लो है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, लेकिन जब हम सर्वांगासन करते हैं तो हमारे जो भी ब्लड फ्लो है वो मस्तिष्क की तरफ रहता है। इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ता है, जो भी थायराइड की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होती है और जो दमा, खांसी, टॉन्सिल की जो प्रॉब्लम है उसका निवारण होता है। सावधानियाँ, जिसके नेक में पेन हो या बीपी की प्रॉब्लम हो, हार्ट का पेशेंट हो या फिर जिसका गर्भवती महिला हो, वो सभी इस आसन को ना करें या फिर किसी कुशल प्रशिक्षक की मदद लें। मैं पंकज कुमार तिवारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आप सभी देशवासियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा यह योगाभ्यास योगा एंड आयुर्वेद साइंस के YouTube चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है। आज का योगाभ्यास
कंसंट्रेशन पावर को किस तरह से अपने जीवन में बढ़ाया जाए, इसके बारे में है। जरा देखें, ध्यान से मेरे आसन को देखेंगे तो मैं सिद्धासन में बैठा हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धासन में बैठा करते थे अपने कंसंट्रेशन को बनाने की। आज के जीवन में भी हमें यही अपनाने की जरूरत है। यदि इस आसन को 10 से 15 मिनट डेली अभ्यास करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, यदि अपने माइंड को, बॉडी को कंसंट्रेट करना है तो एक सबसे बढ़िया है क्रेन पोज। क्रेन पोज के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। दोनों हाथ इस तरह से जमीन पर रखें, अपने बॉडी को होल्ड करें, और यहां पर देखने वाली बात होगी कि इस तरह से अगर जो पीछे मेरा देखेंगे, दोनों पैर आपस में जुड़ा हुआ है। बॉडी को होल्ड करके कम से कम 40 सेकंड से लेकर के और 1 मिनट तक इस तरह बॉडी को होल्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और सबसे बड़ा फायदा इसका देखा गया है कि आपका माइंड, सोल, हार्ट, हर चीज एक सेंटर पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है। अगर जो भविष्य में आपको राइटर बनना है तो उसके लिए भी यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों रिस्ट काफी मजबूत होती हैं आपकी। आप लंबे समय तक राइटिंग स्किल अपनी बढ़ा सकते हैं। राइटिंग करने में आपको मदद मिलेगी। अगर जो लंबी राइटिंग करना है तो डेफिनेटली यह आसन आपको भरपूर लाभ देगा। यदि कोई स्टूडेंट है, कोई लेखक बन रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। बाकी बॉडी को, माइंड को कंसंट्रेट करने का सबसे महत्वपूर्ण आसन ये क्रेन पोज माना जाता है। इस तरह 40 सेकंड से लेकर अगर 1 मिनट तक पर डे इस आसन में बैठते हैं, और सिद्धासन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, फिर एक बार देख लीजिए। सिद्धासन में, ज्ञान मुद्रा में इस तरह बैठते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आप सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि इस आसन का भरपूर अभ्यास करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं। अपने जीवन को कहीं भी फोकस्ड करेंगे, डेफिनेटली लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम वेदकांत आर्य है। मैं बिहार स्टेट नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं योग विषय में उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन योगा साइंस किया हूँ, और आज योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आयोजित योगा वीडियो प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। और इस पार्टिसिपेट में मैं करूँगा पश्चिम उत्तानासना का अभ्यास। तो आइए जाने पश्चिम उत्तानासना का अभ्यास। पश्चिम उत्तानासना के लिए सबसे पहले हम दंडासना की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैर को सामने की ओर खोल लेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर लाएं, पूरे शरीर में खिंचाव। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुक जाएंगे। श्वास की गति को सामान्य में रख सकते हैं। यथाशक्ति इस अभ्यास में रुकने का प्रयास करेंगे। फिर यथाशक्ति रुकने के बाद श्वास को भरते हुए पुनः शम स्थिति में आ जाए। ये हमने किया पश्चिम उत्तानासना का अभ्यास। अब इसके लाभ के बारे में जानेंगे। इस अभ्यास के करने से हमारे मेरुदंड में लचीलापन आता है, साथ ही साथ हमारे पेट की अधिक चर्बी को कम करने में लाभ पहुंचाता है तथा डायबिटीज की समस्या को क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। और इसकी सावधानियां की बात की जाए तो इसमें जिनको कमर में दर्द हो या स्लिप डिस्क हो, उनको इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए, तथा जिनको अल्सर की प्रॉब्लम हो या तो फिर किन्हीं को किसी भी तरह का पेट की सर्जरी हो, उनको भी इस अभ्यास को करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, जिनको गर्दन में दर्द रहता हो, उनको भी इस अभ्यास को करने से बचना चाहिए। तो इस अभ्यास को हमने जाना। अब इसी अभ्यास को जानते हुए अब इसको समाप्त किए पढ़ते। नमस्कार।
मेरा नाम कविता गुप्ता है। मेरे चैनल का नाम योगा एंड आयुर्वेदा साइंस है। आज मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि, लाभ और सावधानियां बतलाऊंगी। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम सुखासन में बैठ जाते हैं और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा में व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पे रखते हैं और बाएं नाक से सांस को अंदर भरते हैं। सांस को कुछ क्षण अंदर रोक के रखते हैं। फिर दाहिनी नासिका को अनामिका उंगली से बंद करते हैं। फिर दाहिनी नाक से इस सांस को छोड़ते हैं धीरे धीरे। फिर इस क्रिया को दाहिनी नाक से शुरू करते हैं। कुछ क्षण अंदर रखते हैं। फिर बाईं नासिका से बाहर की ओर छोड़ देते हैं। इस क्रिया को कई बार दोहराते हैं। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपनी क्षमता के अनुसार प्रारंभ में आप 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तो इसकी अवधि बढ़ाते जाएं। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से हमारे नस नाड़ियों में जो मल एकत्रित हो गया है, जिससे कारण हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, ये मल धीरे धीरे साफ होने लगते हैं और मनुष्य का शरीर निरोगी हो जाता है। इस प्राणायाम को करते समय आप जो अंदर की ओर सांस भरते हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ही रोक के रखें। ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम है उषा भट्ट और आज सीखेंगे पश्चिमोत्तानासन। इस आसन को करने के अनेक फायदे हैं। इस आसन को करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से चलने लगता है। इसके साथ साथ हमारे जो फैट होता है, कमर का फैट है, थाइस का फैट है, वो भी दूर हो जाता है और हमारा बॉडी परफेक्ट बन जाती है। इसके साथ साथ जिन लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं वो कीड़े भी मर जाते हैं इस आसन को करने से। पश्चिमोत्तानासन हमारे पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो आइए सीखते हैं कैसे करते हैं पश्चिमोत्तानासन। हाँ, किन लोगों को ये आसन नहीं करना है, जिन लोगों के कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो इस आसन को ना करें। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं पश्चिमोत्तानासन। सर्वप्रथम सामने की ओर अपने पैरों को फैला लेंगे। एड़ी पंजे मिले हुए होंगे और एकदम सीधे बैठेंगे। मेरुदंड एकदम सीधा होगा और उसके बाद दोनों हाथों को साइड से लेते हुए सांस भरते हुए लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ लेंगे और अपना माथा जो है हमें घुटनों से लगाना है और कोशिश करें कि अब आपकी कुहनियां धरती को छू जाएं। तो इस तरह से आप करते हैं तो आप पश्चिमोत्तानासन का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। यथावत आप इस आसन में रुके रह सकते हैं। कम से कम आपको 10 सेकंड तक इस आसन में रुकना है। फिर जब आप इस आसन को उठते वक्त, जब आप इस आसन को खोलेंगे, ऊपर की ओर आएंगे तो सांस को भरते हुए आएंगे और पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे करते हैं पश्चिमोत्तानासन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, अंगूठे पकड़ेंगे, माथा लगाएंगे घुटने से, इस तरीके से पश्चिमोत्तानासन किया जाता है। नमस्कार।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगा एंड आयुर्वेदा साइंस में। मेरा नाम तुषार कुमार। आज हम करने जा रहे हैं हलासन। सबसे पहले हमें बाईं करवट लेते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाना है। फिर हम अपने पैर को आपस में मिलाएंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए हमें अपने पैरों को ऊपर उठाना है। हमें अपने पैरों को संपूर्ण अवस्था में लेके जाना है। फिर धीरे धीरे हम अपने पैरों को सिर की ओर लेके जाएंगे। हमें अपने पैरों के पंजे को जमीन पर मिलाने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। कुछ समय हम यहीं पर रुकेंगे। इसके बाद सांस छोड़ते हम धीरे धीरे पीछे की ओर आएंगे। जो लोग नए हैं वो अपने हाथ की सहायता से भी पीछे की ओर जा सकते हैं। फिर अपने हाथों को वापस लेके जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हैं वापस आएंगे। ध्यान रहे हमें पहले अपनी कमर को नीचे की ओर लेके आना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें अपने पैरों को नीचे की ओर लेके जाना है। हलासन के अनेक लाभ हैं। यह हमारे दिमाग को शांत करता है, पेट के अंगों और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, कंधों और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है, तनाव और थकान को कम करता है, सिर दर्द, कमर दर्द, बांझपन, अनिद्रा के लिए चिकित्सीय है। इसे करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसे दस्त, सिर दर्द, हाई बीपी, माहवारी या गर्दन में चोट हो वह हलासन को न करे। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर न लगाए। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल योगा एंड आयुर्वेदा साइंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवानी। आज हम करेंगे सेतुबंध आसना। इसके लिए सबसे पहले आपको पीठ के बल लेट जाना है। मैट पर बाईं करवट लेते हुए लेट जाएं। पैरों को आपस में मिलाएंगे, हथेलियां नीचे की ओर। अपने शरीर को पास लेकर आएंगे आपके हाथों को। धीरे से घुटने मोड़ते हुए पैरों की एड़ियों को अपने शरीर की तरफ लेकर आएंगे। अपने हाथों से टखनों को पकड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए पीठ को ऊपर उठाएंगे। लंबी गहरी सांस। कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएंगे। कमर में आर्च बनाएंगे। जितनी देर आप यहाँ रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे। ध्यान रहे आपको शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना हो पा रहा है केवल उतना ही करेंगे। धीरे से अपनी पीठ को मैट पर रखेंगे। अपने घुटनों को सीधा करेंगे। सेतुबंध आसना की अनेक लाभ हैं। ये सीने, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है। ये हमारे पाचन और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। सेतुबंध आसना एंजाइटी, थकान, कमर दर्द, सिर दर्द और इंसोमिया में फायदेमंद है। ये रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ाता है, हमारे दिमाग को शांत करता है, रक्त संचार को सुधारता है। सेतुबंध आसना फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और थायराइड की समस्या में फायदेमंद है। सेतुबंध आसन करते समय हमें अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे जिन लोगों को गर्दन और कमर में चोट लगने या दर्द की शिकायत है उन्हें यह आसन करने से बचना चाहिए। धन्यवाद।
क्रियाओं में से दंड धोती की का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हमें ये रबर की नली चाहिए। इसे हम गर्म पानी में, उबलते पानी में 5 या 10 मिनट नमक डाल करके, थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर उबाल लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसका जो बंद सिरा है जिसमें 2 होल हैं उसे हम अपने थोड़ा सिर पीछा करके पीछे की ओर झुककर अपने मुंह में जीभ को आगे करके इसके पाइप को डालेंगे और जब यह धीरे धीरे, और इसके जो दूसरा सिरा है इसमें हम अपनी उंगली लगा लेंगे और जब जैसे ही ये हमारे गले के भीतर अंदर जाने लगेगा तो हम इस उंगली को हटा लेंगे और पाइप को धीरे धीरे अंदर को धकेलेंगे। आइए इस अभ्यास को करने से पहले हम अपनी क्षमतानुसार गुनगुना पानी, नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर अपनी क्षमतानुसार पिएंगे। पानी हमें बैठ करके ही पीना है। इस दंड धोती के लाभ को जानते हैं। इससे हमारे सारे जो बड़ा हुआ पित्त है वो दूर हो जाता है, हमारा सारा कफ दूर हो जाता है और हमारी श्वसन की समस्या और गैस कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। इसके हम कुछ सावधानियां भी हैं इसकी कि हमें पहली बार योग गुरु के संरक्षण में करना है और गर्भवती महिला पीरियड्स होने में, हर्निया में, और इसे नहीं करना है। नमस्ते, मेरा नाम राहुल भंडारी है। आप सभी देशवासियों को योगा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगा एंड आयुर्वेदिक साइंस को, यूट्यूब चैनल को, जिनकी वजह से मेरे को आज ये प्रबंध दिखाने का मौका मिल रहा। आज मैं आपको बताने जाऊँगा पश्चिमोत्तानासन, जिसको हम फॉरवर्ड बेंडिंग पोज भी कहते हैं। उसको करने से पहले उसकी जो सावधानियां हैं, जिन लोगों को पेट से संबंधित मेजर प्रॉब्लम है वही इसका अभ्यास ना करें या फिर किसी डॉक्टर या योगा टीचर्स के परामर्श के अनुसार इसका अभ्यास करें। और इसका बेनिफिट यह हमारे मोटापे को कम करता है और हमारे पेट से संबंधित सभी रोगों को नष्ट करता है। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिम का मतलब होता है बैक और उत्थान का मतलब होता है उसको खींचना, बोले तो स्ट्रेच। आइए हम इसको करते हैं। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाए, अपने पंजों को पीछे की ओर खींचे, फिंगर्स को ऊपर साइड में लगेंगे, कमर सीधी, लंबी गहरी सांस लेंगे। इन्हें जब आप इन्हें करेंगे हाथों को ऊपर रखना है और सामने को देखना है। धीरे से एक्सेल करते हुए आपका जो नेवल है वह जांघ पे टच करेगा और फिर छाती घुटनों पे और फिर माथा आपके स्विंग बोन में। धीरे से आप अपनी एड़ी को पकड़ सकते हैं या फिर अपने पंजों को पकड़ सकते हैं। यदि कोई ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो अपनी कलाई को पकड़ सकता है। कुछ इस प्रकार धीरे से ऊपर आएंगे। जिन लोगों को इस आसन को करने में परेशानी होती है वो जो है टॉवल या ब्लैंकेट का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये मैंने दिखाने के लिए टॉवल का प्रयोग किया है। आप चाहे तो इसे थोड़ा मोटा टॉवल लीजिए और जांघों के नीचे रख लीजिए और आसानी से इसको
कीजिए। नीचे की ओर नहीं देखना, सामने की ओर देखना है। पैर मिलेगा पंजे की ओर। इसका जो काउंटर पोज है भुजंगासन, धीरे से जाओ। इनहेल, अपनी एल्बो है इसको साइड से टच करनी और अपने कंधे को ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। पंजे को एकदम एक्टिव रखेंगे और फिर धीरे से चले पोज। इस प्रकार से इस आसन का हमें संपूर्ण लाभ मिलेगा। आशा है आपको यह आसन समझ में आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृति साहू है और मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी उष्ट्रासन के लाभ और उसकी सावधानियाँ और करने की विधि। तो सबसे पहले उसकी लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। तो उष्ट्रासन हमें उन लोगों को कराना चाहिए या करना चाहिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है। सीवियर बैक में अवॉइड करना चाहिए। अगर बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उष्ट्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। लेडीज के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को वो मेंटेन करती है और स्टमक से रिलेटेड गैस, एसिडिटी की भी विकारों को दूर करती है। और इसकी सावधानियाँ, हाँ, जिनको सबसे ज़्यादा बैकेक होती है उनको नहीं करनी चाहिए, जिनको सीवियर बैकेक है। दूसरा, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस आसन को करने के लिए 3 घंटे से ज़्यादा खाली पेट रहना चाहिए, फिर इस आसन को करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसकी विधि कि कैसे करेंगे उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन भी करके बताऊंगी और पूर्ण उष्ट्रासन करके भी बताऊंगी। जो जैसे कंफर्टेबल है वो वैसे कर सकता है। बिल्कुल भी जबरदस्ती का प्रेशर नहीं देना है किसी भी तरीके से। जैसे सरलता के साथ आप कर पाए उसी तरीके से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना पड़ेगा। तो चलिए बैठते हैं। दोनों पैरों को सीधा खोलें, फिर इसको दोनों को साइड को ऐसे बैंड करते हुए वज्रासन की अवस्था में आए। कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट। अब इसी पोजीशन में खड़े हो जाइए। अगर आप अनकंफर्टेबल बैलेंस नहीं बन रहा तो पैरों में गैप कर सकते हैं, नहीं तो इसको पास में करके ही करना है। दूसरी बात, अगर आपका हाथ पीछे नहीं पहुंचता है तो आप अपने एड़ियों को उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अर्ध उष्ट्रासन करके बताएंगे। हाथ दोनों ऊपर करिए और एक हाथ से एड़ी को पकड़िए, दूसरे हाथ से दूसरी एड़ी को पकड़िए। बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ प्रेस करें, गर्दन को लटकाएं, होल्ड करें। जो आसानी से कर सकता है तो उसके लिए पंजे को पूरा नीचे फ्लैट कर सकते हैं और पूरी सावधानी के साथ वापस आ जाएं अपनी अवस्था में। अब मैं आपको पूर्ण उष्ट्रासन करके बताऊंगी कि पूर्ण उष्ट्रासन कैसे करते हैं। जिनकी कमर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जो इनको लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आराम से पूर्ण उष्ट्रासन लगा सकते हैं। सांस भरते हुए पीछे जाएं, पूरी तरह झुकाएं कमर को, दोनों हाथ सीधे, मैट पर पूरा हाथ टिकाएं। फिर अपनी एड़ियों को धीरे से पकड़े, पैर को पास में लाइए, एल्बो को पूरा फ्लोर पे टच करें और होल्ड करें जितनी देर तक आप कर सकते हो। शुरू में 30 सेकेंड, 1 मिनट, और अगर जब अभ्यास बढ़ जाए तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। पुनः वापस अपनी स्थिति में आने के लिए दोनों हाथों को फिर से खोलें, आराम से उठे और वापस। इसके बाद तुरंत इसका विपरीत आसन करना है, यानी शशांक आसन करना है। तो सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, कुछ देर इसी अवस्था में होगी। जितनी देर आपकी उष्ट्रासन में रुके उतनी देर यहाँ होगी। फिर वापस अपनी स्थिति में वापस आ सकते हैं। इस आसन को करने से पहले हमें कुछ आसन बैक बेंडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है, यानी भुजंग आसन और हिप ब्रिज, सेतुबंध आसन कर सकते हैं।
और इसके बाद इस आसन को करने के बाद सर्वांग आसन भी कर सकते हैं और बैक रिलैक्सेशन के लिए दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम शोभित भारद्वाज है। मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का निवासी हूँ। मैं अपनी पढ़ाई MA योगाचार्य जगदेव सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ, जो उत्तराखंड हरिद्वार में है। आज मैं आप सबके सामने पश्चिमोत्तानासन को करने की विधि और पश्चिमोत्तानासन के लाभ और उसकी सावधानी के बारे में बताऊंगा। पहले पश्चिमोत्तानासन के लाभ के बारे में जानते हैं। पश्चिमोत्तानासन का नियमित अभ्यास मन को शांत और तनाव से छुटकारा दिलाता है। पश्चिमोत्तानासन का नियमित अभ्यास करने से पाचन तंत्र में सुधार किया जा सकता है। पश्चिमोत्तानासन से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और बाचपन जैसे रोगों को दूर किया जा सकता है। पेट की चर्बी और कूल्हे की चर्बी को कम करने में भी यह आसन बहुत ही लाभकारी है। पश्चिमोत्तानासन की सावधानियां कि हमें उस आसन को करने से पहले कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। इस आसन को हमें खाली पेट करना है, भरे पेट इस आसन को ना करें। ध्यान रखें, प्रारंभ में जल्दबाजी ना करें। पहले अपने हाथों से अंगूठे को धीरे धीरे छूने की कोशिश करें। जब आप अंगूठे को छूने लग जाएं, उसके बाद अपने नाक से अपने घुटने को छूने की कोशिश करें। जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाए तभी इसकी फाइनल पोजीशन को लगाएं। प्रारंभ में इस आसन को सिर्फ 1 मिनट तक करें। जब अभ्यास अच्छे से हो जाए तो आप इस आसन को 15 मिनट तक कर सकते हैं। जिन लोगों को आंतों में सूजन और अल्सर जैसी बीमारियां हैं, वह इस आसन को बिल्कुल ना करें। अगर आपकी पीठ में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, तो भी आप इस आसन को ना करें। जब तक आपकी पीठ का दर्द और आपकी कमर बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक आप इस आसन को ना करें। पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं अब आपको मैं दिखाता हूँ। पैर को सीधा रखेंगे, घुटने सीधे, घुटने को बेंड ना करें। सबसे पहले सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर लें, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ें, पीठ को सीधा करें, नेक को सीधा करें। पहले हम इस तरीके से अभ्यास करें, फिर उसके बाद जब हम इसमें निपुण हो जाए तो आप इसको हाथ को इधर साइड में रखें, सांस लें, इस तरह से आप इस आसन को करें। जब आप इस आसन में निपुण हो जाएं, तभी आप इस आसन की फाइनल पोजीशन को लगाएं। धन्यवाद। हरिओम, मैं रजनी। मुझे योगा करने से पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। तो चलिए आज मैं आपको वीरभद्रासन करने का तरीका बता रही हूँ। सीधे खड़े हो जाने के पश्चात इस तरीके से पैरों के बीच में गैप बनाएं। अपने राइट पैर को 90 डिग्री और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री तक मोड़ें और अपने दोनों हाथों को बैली पर रखकर ऊपरी धड़ को राइट पैर की ओर घुमाएं। राइट घुटने को नीचे की ओर ले जाएं और लेफ्ट पैर को स्ट्रेच करें। अपने दोनों हाथों को उठाकर मिलाएं और दृष्टि को अंगूठों पर रखें। आप इस आसन में आप प्रतिदिन 30 से 60 सेकंड तक रहने की कोशिश करें। अब राइट साइड करने के पश्चात यह सभी स्टेप आप लेफ्ट साइड भी करें। वीरभद्रासन, जिसको हम वॉरियर पोज के नाम से भी जानते हैं। वीरभद्र एक वीर योद्धा थे जो भगवान शिव
का अवतार थे। इन्हीं के नाम पर इस आसन का नाम रखा गया था। वीरभद्रासन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, लंग, स्टमक, थाई और लेग्स में खिंचाव लाता है, जिससे ये सभी अंगों की मसल्स और भी लचीली और स्ट्रॉन्ग बनती चली जाती है। यह आसन रोजाना करने से साइटिका से हम निजात पा सकते हैं। अब सेकंड, वीरभद्रासन पोज। इस आसन को भी सेम हम वीरभद्रासन पोज 1 की तरह करते हैं, लेकिन हम हाथों को ऊपर की तरफ ना ले जाते हुए दोनों को एक समान रूप में रखते हैं, दोनों को बैलेंस बनाते हैं। अब बात आती है कि वीरभद्रासन करने में क्या क्या सावधानियां हम रख सकते हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आसन ना करें। अगर किसी भी ऑर्गन्स में हमें दर्द का अभाव हो रहा हो, जैसे शोल्डर्स, नेक या फिर जॉइंट में, तो ये आसन ना करें। ध्यान रखें कि अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक हम जोर ना लगाएं इस आसन को करते समय। आसन को करते समय और करने के बाद सेम विधि है, धीरे धीरे आसन को करें और धीरे धीरे ही उस आसन को छोड़ दें।